नमस्कार, मी ज्ञानदा कदम. माझा कट्ट्यावरती आपल्या सर्वांचं स्वागत. माझा कट्टा प्रेझेंटेड बाय क्विक हिल, पॉवर्ड बाय बँक ऑफ महाराष्ट्र, चंदुकाका सराफ अँड सन्स प्रायव्हेट लिमिटेड, चितळे उद्योग समूह, सुधीर मांडके लाईट हाऊस आणि चकोते बेकरी अँड नमकीन आणि सोनाई पशु आहार. सध्या स्टायलिश आणि सुंदर दिसायला अगदी प्रत्येकाला आवडतं आणि आपल्यापैकी कुणाच्याही स्टायलिंगमध्ये सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपली हेअरस्टाईल. आणि आजचे आपले कट्ट्याचे पाहुणे शिवा भंडारे हेअरस्टायलिंगचे मास्टर आहेत. अगदी बाळासाहेब ठाकरेंपासून बॉलिवूडची स्टाईल आयकॉन करीना कपूरपर्यंत अनेकांच्या हेअरस्टाईल त्यांनी सेट केल्यात. 90च्या दशकामध्ये आपल्या देशात स्टायलिंगची कॉन्सेप्टच अगदी नवखी असताना या क्षेत्रामध्ये उतरण्याचं धाडस दाखवून शिवा यांनी भरारी कशी घेतली हे आज आपण कट्ट्यावरती जाणून घेणारच आहोत. पण त्यापूर्वी त्यांचा आजवरचा प्रवास पाहूया. शिवराम भंडारी कधी काळी महिना 30 रुपयांवर केशकर्तनाचं काम करणारे शिवराम भंडारी आज या इंडस्ट्रीचे ब्रँड बनलेत. कधी काळी हातात वस्त्रा घेऊन तू काय उजेड पाडणार आहेस असं आपल्या माणसांकडूनच हिणवल्या गेलेल्या शिवराम यांच्या जगभरात सलॉन्स आहेत. कधी काळी एका वेळच्या जेवणाची भ्रांत असलेले शिवराम आज कोट्यवधींची उलाढाल असलेल्या व्यवसायाचे मालक आहेत. कोणतंही काम छोटं नसतं हा शाहरुख खानच्या सिनेमातला डायलॉग शिवराम अगदी त्यांच्या जन्मापासून जगत आलेत. कामाप्रती असलेली त्यांची निष्ठा ही सगळ्यात मोठी जमेची बाजू. हेअरस्टायलिंगमध्ये त्यांनी केलेले अफलातून प्रयोग, ते सारा आत्मसात करण्यासाठी घेतलेली अतोनात मेहनत आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे जन्मजात लाभलेली सौंदर्य दृष्टी, या सगळ्याच्या जोरावर आजवर त्यांनी अनेकांच्या सौंदर्याला 4 चांद लावले. हेच शिवराम भंडारी आहेत आजच्या माझा कट्ट्याचे सन्माननीय पाहुणे. तर शिवराम भंडारी यांचं पण स्वागत करूया आणि आजच्या कट्ट्याला सुरुवात करूया. नमस्कार, आपलं मनापासून स्वागत आहे. नमस्कार. शिवरामजी, तुम्ही खूप वेगवेगळ्या क्षेत्रामधले म्हणजे राजकारणापासून बॉलिवूडपर्यंत अनेक वेगवेगळ्या मंडळींचे हेअर स्टायलिस्ट म्हणून तुम्ही काम केले. अगदी बाळासाहेब ठाकरेंपासून वेगवेगळ्या लोकांचे. अलीकडंच अरुण शेवतेंच्या ऋतुरंगमध्ये तुमच्याबद्दलचा एक लेख, जे मूळ पुस्तकामधून तुमचं एक चरित्रही प्रसिद्ध झालेलं आहे आणि त्याच्यामधून तुमचा आज यश जे आहे ते जरी सगळ्यांच्या डोळ्यासमोर असलं तरीसुद्धा अत्यंत प्रतिकूल अशा परिस्थितीमधून तुम्ही तुमच्या सगळ्या करिअरची सुरुवात केली आणि तो एक माझ्या मते खूप प्रेरणादायी असा प्रवास होता की कोणीही माणूस माझ्याकडं काही नाही असं म्हणून जेव्हा रडत बसतात लोक की आम्हाला दैवानं काही दिलं नाही, आम्हाला कुटुंबाकडनं काही मिळालं नाही, पण तुम्ही की असे तुमची सुरुवात झाली तेव्हा की डोक्यावर छप्पर नाही, राहायला घर नाही, जमीन काहीच नाही, असं असताना तुम्ही छोट्या गावातून मुंबईत आलात. हा सगळा प्रवास फार प्रेरणादायी आहे आणि तो आम्हाला खरं तर तुमच्याकडून ऐकून घ्यायचा आहे. माझे नाव शिवराम के भंडारी. लोकांना प्रेममध्ये शिवा शिवा म्हणून शिवा आता ब्रँड झालेलं आहे. ते लोकांचे प्रेमसाठी ते ब्रँड झालं. आणि 1965 एक्चुअली मेरा बर्थ मैंगलोर अथुर उधर हुआ है. मेरा पिताजी को मुझे देखा हुआ याद नहीं. मेरा 3.5 साल की उम्र में पिताजी गुजर गए. तो हम लोग चाल में रहते, मम्मी बोलते थे चाल में रहते थे, वो भी बाड़ा केस में, मतलब ऐसा गरीबी में था. एक मेरा बहन भी था. पिताजी गुजर गए तो हम लोग को आजू बाजू वाले एक 365 रुपये जमा करके, इसमें हमारा कम्युनिटी में कोई लोग भी दिए हुए, मम्मी का हाथ में 365 रुपये तभी 65 में उनका हाथ में थमा के दिए. और गांव में भी किसी का अपना भंडारी, एक रघु भंडारी करके थे, वो उनका लड़का बेटा भी मेरा पास काम कर रहा है. तो उन्होंने, उनका डैडी ने उनको बताया तो ही मालूम पड़ा मेरे को. सब मम्मी भी बताया ऐसा 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 करके. गांव में गए तो उधर मुझे भी इतना मालूम नहीं पड़ता. फिर धीरे 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 मालूम पड़ा. मम्मी का बड़ा भाई का घर पे रहते थे हम लोग, आनंद भंडारी करके. कुछ दिन के बाद में हम लोग उनको बोझ लगने लग गए तो मम्मी को सताते थे. फिर मम्मी बोला हम लोग छोटा भाई को उधर जाएंगे. जब भी मुझे मालूम था, लेकिन उधर भी वो लोग भी अच्छा नहीं हुआ. फिर हमारा बर्तन सब बाहर फेंका. उधर भी नारियल का जाट को 3 पत्थर डाल के गंजी बनाया. उसमें भी कोई साबुन को तो डाला. बहुत
तकलीफ का दिन था। फिर उधर ही एक 3-4 घर छोड़ के एक कैथलिक्स फैमिली था, करमीना भाई, उन्होंने हम लोग को, मम्मी को बोला आप लोग इतना तकलीफ से इधर मत रहो, मेरे उधर रहो। तो गाय लोग सब बांधते हैं ना, वो ऐसा गोठा जिसे गोठा जैसा, तो उधर रहने के लिए बोले मेरे को महीना में 1 रुपया दो। हम लोग ऐसा 1 रुपये भाड़ा पे थे। फिर मेरा स्टडी ओनली 4th स्टैंडर्ड में हुआ, आई एम स्टडी ओनली 4th स्टैंडर्ड। फिर मतलब मैं पढ़ नहीं सका ज़्यादा, क्योंकि जिधर रहता था वो लोग का भी मतलब वो नारियल का निकालने का, बावड़े का मिट्टी निकालने का, वो ये वो। तो मम्मी को ऐसा लगा नहीं अभी बेटा को कुछ काम सिखाना है। तो एक हमारे सगे में एक पलीमार करके उधर गए, उधर तो साइकिल शॉप का यह था, वो साइकिल शॉप का रिपेयरिंग करने का। फिर उधर फ्राइडे सैटरडे से कुछ मार्केट लगता था, उधर बाजी बेचने का सब काम करता था। तभी अपना शर्ट सब फटा हुआ था, उनको बोला मतलब इनको एक शर्ट कुछ ला के दो, वो दे दिया नहीं। तो मम्मी फिर उधर बेचना बोला उधर मत जाओ। फिर कुछ दिन का बाद में मेरा पिताजी का भाई, वो बहुत लंबा रहते थे, येले मॉडल करके वो जगह में लेके गए, उधर मेरे को काम सिखाता करके। फिर भी स्टार्टिंग में काम नहीं सीखा, उधर सब गाय लोग था, 5-5 गाय, वो सब दूध निकाल के देने का। मैं उधर से 7 किलोमीटर सुबह। आपकी एज क्या थी उस वक्त? जब भी मेरा 12.5 साल में मैं काम करना शुरू किया था। वो भी साइकिल में, अंदर बड़ा साइकिल था, वो अंदर पैर डाल के जाता है ना। सुबह एक 7 किलोमीटर, शाम को एक 6 किलोमीटर, मतलब एक बार बाड़ानूर, बाद में जयपुरा, मतलब ऐसा ये करता था। फिर धीरे धीरे वो चाचा थोड़ा बीमार पड़ गए ना, तो थोड़ा ड्रिंक्स का आदत था उनको। फिर धीरे धीरे मेरे को काम करने दिए, फिर मैं काम करने लग गया। जब भी वो ऐसा वस्त्रा। तो आपको आपके फैमिली का मतलब आप फैमिली का मतलब ये प्रोफेशन यही है? यही है हमारा, ये जो हमारा कास्ट भंडारी या नहीं, बाल काटने वाला ही है। क्योंकि अच्छा, क्योंकि महाराष्ट्र में भंडारी अलग होते हैं, आपके यहाँ अलग? अच्छा, या महाराष्ट्र में थाड़ी निकालने वाले ऐसे भंडारी, मतलब मैं समझा था। ये वो भी जो जगह था मेरा डैडी का नाम से, वो ये बिल आता था, वो 3 रुपये भाड़े पे वो सलोन था तभी। वो चाचा बोलते थे ये तुम्हारा पिताजी किया हुआ है, तुम ही आगे चलाएगा ऐसा। फिर उधर भी मतलब ऐसा काम थोड़ा बहुत सीखा था मैं, ज़्यादा नहीं सीखा था। उधर भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लग गया, मतलब बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स करते थे, फिर मारते थे। फिर एक दिन गणपति विसर्जन के दिन मैं उधर से बिगर बोल के मैं निकला। मैं बॉम्बे में 1979 अक्टूबर 7 को आया था। इधर ही बांडुप में प्रताप नगर रोड, फरीद नगर में स्टार हेयर कटिंग सैलून करके, उससे भी पहले 1 महीना अजंता हेयर कटिंग सैलून में मैं 30 रुपये पगार में काम किया हूँ। उधर भी वो सैलून में सोने का, बार का खाना सब ऐसा था। फिर उधर से स्टार हेयर कटिंग सैलून में काम किया। फिर घाटकोपर ईस्ट में अलंकार हेयर ड्रेसिंग सैलून में काम किया। फिर मुझे 1984 में मैं जो इधर था घाटकोपर में, मैं तभी रहने का रमाबाई कॉलोनी में था। रमाबाई कॉलोनी में वो भी सब मिट्टी भर के, वो जो नाला का वो पत्थरा मार के, जो इधर बाजू में जो बच्चों लोग को दिखता है, इधर भी बच्चों दिखता है, वैसा वो एरिया में था ऐसा। फिर 1984 में मुझे दोहा कतार जाने का, वो भी मैं जब भी 12,000 रुपये भर के गया था तभी का टाइम पे, जब भी मैं लेबर वीज़ा में गया एक्चुअली। फिर वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा यानी आतिफ रिस्क करके थे, वहाँ का मैनेजर थे। वो बाल का मतलब कोई भी आते हो तो अरे 120 लाख मतलब बाल कटाओ कम आती, मतलब कितना दिया पैसा तुम? 10 ना, अति वाजिद मतलब वो एक बहुत मेरे को प्रेरणा देते थे, अरे ये करो। अपना लेबर का काम इतना नहीं कराते थे, इसमें उनको इंटरेस्ट था। उनका घर पे भी जाके उनका बच्चों लोग का, मिसेस का सब बाल काट के आता था मैं। फिर धीरे धीरे मेरे को वहाँ पे फुटबॉल का कोच, मैं अल्सर स्पोर्ट्स क्लब में था, वहाँ पे फुटबॉल का कोचेस जैसा ब्राज़ीलियन
फुटबॉल का कोच थे, वॉलीबॉल का कोरियन का कोच थे, मतलब अलग अलग कंट्री का लोग काम करने को मिला और अलग अलग क्वालिटी का हेयर मिला। जो अफ्रीकन थे वो लोग का एकदम वो स्विंग जैसा, इवन खतारी जो रहता है, खतारी लोग का भी बाल एकदम ऐसा जूम करके बैठता है, वो खींचे को तो ऐसा लंबा आता है। उसको भी जैसा वो ग्रास काटता है ना, कोम अंदर नहीं घुसता है, वो ग्रास काटता है वैसा काटने का, लेकिन बहुत मज़ा आता था, बहुत अच्छा लगता था, कुछ डिफरेंट। यहाँ पे क्या ओनली इंडियंस हेयर, वहाँ पे डिफरेंट। इवन ब्राज़ील का जो लड़की लोग का भी वो वेव्स, लंबा वेव्स रहता है, उनका डिफरेंट हेयर कलर, नेचुरल कलर भी डिफरेंट है। वो सब लेके अपने आप को एक बहुत अच्छा लगता था। और ये सब अपने को सीखने को मिला। इधर आया तो अलग अलग देश का, कंट्री के लोगों को सर्विस मतलब बाल काटने को मिला, अच्छा एक्सपीरियंस मिला। फिर 88 में सद्दाम हुसैन कुवैत कैप्चर कर रहे थे, तभी सब लोग भाग के पीछे आ रहे थे। तो मैं छुट्टी में गया हुआ था, मम्मी बोला नहीं अभी मत जा तू, मतलब सब लोग बाजू का वाले भी आए थे, हम लोग उधर ये करके आया, मम्मी जाने को नहीं दिया। तो मैं बोला नहीं, मैं गांव में नहीं रहेगा, मैं बॉम्बे में रहेगा करके मैं 1988 अक्टूबर 22 को टाटा विज़न थाना श्रीनगर में मैं स्टार्ट किया। 164 स्क्वायर फुट का शॉप। वहाँ पे पहले दिन ही मुझे 65 रुपये का बिजनेस आया। बहुत धीरे धीरे वीटी से लेके बैंदर, मतलब इतना लंबे से क्लाइंट आने लग गए। बार 20-25 क्लाइंट मतलब ऐसा वेट करते थे। हाँ, मतलब मैं तो एकदम हाइजीनिक, जब भी कोई इधर ब्लेड चेंज नहीं करते थे। मैं कतार का वो देख के आया, तो मैं शॉप भी बहुत अच्छा बनाया था, छोटा है तो भी बहुत हाइजीनिक करके, हर एक को ब्लेड सब चेंज करके एकदम हाइजीनिक। इसके लिए क्लाइंट को भी बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा हुआ। फिर 93 में मैं खुद का वो एक सलून स्टार्ट किया मुलुंड में, सर्वोदय नगर में। फिर 2001 में लखनऊ में स्टार्ट किया। फिर वहाँ पे दो साल के बाद में, इवन 1 साल के बाद में मधुर मंडाकर जी आने लग गए। फिर धीरे धीरे मेरा बॉलीवुड में थोड़ा अच्छा कनेक्शन होने लग गया। अपना TCS का भूषण कुमार जी, हीरोस का किशोर लुल्ला जी, सुनील लुल्ला जी, फिर बाला साहब का हेयर कटिंग के लिए गए। वो तो एक वो भी सुनना है। हाँ। लेकिन सबसे पहली बात तो, एक बात तो ये है कि ऐसा है कि आप जो काम करते थे वैसे हजारों लोग वो काम करते हैं। अब ऐसा क्या था कि आपको इसमें मतलब इतनी बड़ी छलांग आप लगा सके? जैसे आप गए थे कतार में, वैसे बहुत सारे लोग जो इस प्रोफेशन में है वो वहाँ जाते हैं, काम करते हैं, वापस आते हैं, पैसे भी मिलते हैं वहाँ। लेकिन आपको सक्सेस जो मिला उसके पीछे आपके हुनर, ये तो एक बात है, लेकिन और क्या था आपको, मतलब क्या कारण आपको लगते हैं कि जिसके कारण आप इतना कुछ कर पाए? और उससे भी दूसरी मतलब बात ये कि आप जब छोटे थे तो आप इंदिरा गांधी जी, मतलब उनका कुछ तो एक प्रभाव, एक इंसिडेंस था। हाँ जी। तो वो क्या था? मैं जो भी एलेमडल में जो काम करता था, जब भी इंदिरा गांधी चिकमंगलूर इलेक्शन सीट के लिए लड़े थे, तभी वो एलेमडल में उनका स्टॉप था। ये मतलब ये 76-77 की बात होगी। यस सर, यस सर, 76-77 के इसमें। तभी उनको जो नारियल का पानी जो देने के लिए मुझे बोला गया था, मतलब मैं छोटा था, वो मैं दिया था। और उसमें भी मतलब उनका जो इधर ग्रे हेयर और ब्लैक हेयर, वो मुझे समझ में आया, मतलब इन्होंने इतना पूरा ब्लैक है लेकिन ये पार्ट को इन्होंने छोड़ा है। मतलब मुझे भी जब ऐसा डर जैसा चीज़ ही नहीं था, तभी भी मतलब ऐसा हिम्मत रहे मुझे, वो तो मैं भी इनका बाल काटता था, मतलब इतना हिम्मत था। तो फिर आप कतार से आ गए, आपने अपनी दुकान शुरू की। अब आज कितने दुकान, मतलब आज कितने ये है आपके? 23 आउटलेट है। ऐसा ये सब मेहनत से हुआ है, 100%, मतलब जो हार्ड वर्क। और मतलब कोई भी आज भी अपना एम्प्लॉय थक जाता है, फिर भी मैं नहीं थकता क्योंकि वो जो बचपन से काम करके आया है ना, वही नाद है। जो 4:30 बजे उठ के जाके वो
वो भी सीजर फोल्ड 4-5 चीज़ इधर इधर रख के कपड़े में बांध के इधर रख के जाता था। तभी पहले ऐसा था, उसके बाद में वो सब ये आया बॉक्स जैसा इम्प्रूवमेंट होते होते गया ऐसा। तो आपका मतलब बाला साहेब ठाकरे जी का ये कैसे आ गया? आप उनके मतलब संबंध संपर्क उनका कैसा हुआ? उनका तो उनका जो पहले टाइम मुझे उधर लेके गए और उनका लंबा बाल था, ये दाढ़ी था, वो थोड़ा शॉर्ट किया, जो वो मैं ही दिया हुआ लुक है। तो उनको पूरा सीजन में बहुत मराठी बोलने का, मराठी है तो न तो हो साहब मराठी है तो मतलब धीरे 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 इतना अच्छा बॉन्डिंग हुआ, इतना अच्छा बॉन्डिंग हुआ। और पहले दिन बोला हाँ चांद के रस तो चांद डाला था ऐसा। और एक दिन मेरे को कॉल आया था, तभी मैं किधर बारगांव था, नहीं जाने वाला था। तो वंदन तुम जाके आओ, बाद में बुलाता है। फिर आने के टाइम में कोई जब भी माइकल जैक्सन शायद उनको देखने के लिए आए थे, मिलने के लिए आए थे, तभी बाद में 5 दिन का बाद में खुद सर साहब का फ़ोन आया, अरे शुआ तू आलस गाय हो साहेब, अरे ये बोला के लिए कोण तर अवॉर्ड जिंकलेला माणूस येऊन म्हणजे केस कापला, केस वाट लावून टाकला, आता तू कुठं तर जाताना सांगून जा बाबा मतलब इतना बोले, मतलब उनका एक यही अलग था। लेकिन ऐसा आहे की तुम्ही ना म्हणजे वस्तारा घेऊन इतक्या मोठ्या मोठ्या लोकांच्या पार अगदी इतक्या जवळ जाता, त्याचं टेन्शन नाही येत कधी? आलं नाही कुणाच्याही बाबतीमध्ये काम करताना? नहीं सर, अजीबात टेंशन नहीं। मतलब आज के तारीख में उद्धव ठाकरे भी आपके पास है, हाँ जी। देवेंद्र फडणवीस भी है, नहीं अमृता फडणवीस अच्छा मॅडम। एकनाथ शिंदे भी, श्रीकांत शिंदे भी। हां। सगळ्यात काम करायला अवघड कोण होतं? अवघड कोण होतं? कुणाच्या बरोबर काम करणं डिफिकल्ट होतं? कुणाचे? बालासाहेबांच्या। अच्छा हां का? म्हणजे तसे काही नाही, बघा कोणतरी किती मोठं माणूस असं होते, आपल्याला आपलं काम करायचं। आम्ही सूक्ष्म पदवून म्हणजे अजिबात कुठं तर चुकी नाही झाला पाहिजे, मतलब किधर भी कुछ अपना गलत नहीं होना चाहिए, अपन 100% देना चाहिए, वही सबसे ये वो है। नहीं, एक बात यह है कि आपने शुरू में बोला कि आपकी पढ़ाई सिर्फ 4th स्टैंडर्ड तक हो गई, तो आप फिर कतार गए, बाकी और भी लंदन भी गए, यहाँ वहाँ गए, तो मतलब कैसे कर पाए, कैसे मैनेज किया? अच्छा हुआ आप लंदन की भी मुद्दे उठाए। मैं डॉक्टर भावेश कोटक करके मुलुंड में अभी भी अपना बहुत अच्छा, मैं लंदन में जाता तो उनका घर पे रुकता हूँ। मैं संडे का दिन उधर उनका घर पे गया, उन्होंने संडे को रात को बिठा के मैप दिए, 3 मैप दिए, देखो शिवा ये इधर से इधर जाता है, इधर से इधर जाता है, इधर से इधर जाता है, तुमको मेट्रो ट्रेन से जाके। अब गए क्यों थे लंदन? मैं विडास सासुर में एडवांस कोर्स करने के लिए गया था। मुझे 1998 में इधर सलोन इंटरनेशनल अवार्ड मिला, क्रिस्टोफर मन करके। उन्होंने बोले यू कम वंस इन यूके, यू गेट मतलब मोर प्रोसीजर या एक्सपोजर। तो मैं उन्हीं को बोला सर मतलब मेरा सब आप ही करके देंगे, मेरे को आप हेल्प करो करके। उन्होंने फिर हेल्प करके वैसे मैं गया था। लेकिन आपको तो इंग्लिश आती नहीं थी? नहीं, इतना नहीं आता था, अभी भी इतना नहीं आता है। हाँ। तो फिर वहाँ मैनेज कैसे किया? अरे आपने को देखिए, आपने को जैसा उनका सीजर कोम घूमता है, कैसा क्या उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका जो ये स्टाइल, वो देख के अपने को मालूम पड़ता है। मतलब ये भगवान ने मुझे वो एक मतलब सीखने की एक ये दिया है। आज भी मैं उसका बाद में पहले विड़ा सुन गया, ये मैं कंप्लीट करता हूँ। वो मैं पहले टाइम कैसे किसी को, क्योंकि कोई दिखते नहीं, इंडियंस कोई दिखते नहीं, अंग्रेजी में थोड़ा छोटा पड़ा, आई वांट टू गो हियर, या यू गो दिस वे, मतलब फर्स्ट टाइम मैं ऐसा वो इसमें भी बैठा था। यूरोप गया फर्स्ट टाइम, और अपना ट्यूब ट्रेन में भी फर्स्ट टाइम बैठा, और उधर 9 बजे पहुँच गया, 9 को 10 मिनट में उधर पहुँचा, अपना आपको को लगा वाह शिवा मतलब भीतर के आत्मा से अपन एकदम प्राउड फील हो गया, मैं पहुँच गया ऐसा। एक बात क्या है कि आप ना काफ़ी लोगों को प्रेरणा, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो प्रेरणा दे देगी, क्योंकि आपके पास कुछ नहीं था और आज आपने इतना कुछ हासिल किया है। अगर किसी को कुछ बनना है
तो आप क्या उनको सलाह देंगे, क्या देते हो? आपके पास आज भी लोग आते होंगे, यंग बच्चे आते होंगे जिनको आप जैसा बनना होता होगा। यस सर, बहुत बच्चे लोग आते हैं। कम से कम गवर्नमेंट का माध्यम से मैं फडणवीस जी जो उनका स्कीम चला था वो मानस का, उसमें भी कम से कम हम लोग 4800 बच्चों लोगों को सिखाया। दिल्ली में नजमा पतला मैडम का जो ये है उसमें भी हम लोग कम से कम 3200 लोगों को सिखाया। कम से कम सर मैं अभी तक जो एनवायरनमेंट एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयमेंट कम से कम 18,000 से 20,000 तक बच्चों लोगों को मैं इस काम सिखाया हूँ। मेरे लक्ष्मी इंडस्ट्री में एकेडमी है, अभी हम लोग डोंबिवली में भी एकेडमी खोलने वाले हैं। और यहाँ से हैदराबाद, मैंगलोर, मद्रास, केरला, जो अपना लोग मैंगलोर में जाके कम से कम 150 सैलून रहेगा अपना, इधर से शिवाज में सीख के गए लोग। कोई खाली शिवाज का तप्पा मारने के भी जाते हैं, मैं शिवाज में काम किया हूँ, मतलब अच्छा लगता है। वो लोग भी एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय दिया है। जो एकेडमी जो सीख के गया, ये लोग को भी छोटा भले हो 3 सैलून भी किया है। वैसा ये आज के मतलब ऐसा हम लोग काम दे रहे हैं, सीखो कुछ अपना पैर में खड़ा रहो। ये काम में कोई कमी नहीं है, खाली मेहनत, लगन से मेहनत करो, कर्म करो, देने वाला ऊपर वाला है। दिल से काम करो, आपको वो क्लाइंट आना ही है। एक बार करा के गया, आप अच्छा किया, वो आपका ज़िंदगी भर आपका वो फ्रेंड है। वैसा बॉलीवुड के हीरोइंस का क्या एक्सपीरियंस था आपका? उसमें देखिए, मैं किसी का इंडिविजुअल करने को नहीं गया, अपन कमर्शियल वे में करने को गया। मुझे इवन अक्षय कुमार जी का 2003 में थम्सअप का ऐड के लिए लोनावाला के लिए बुला रहे थे, हेयर स्टाइलिंग और मेकअप के लिए। लेकिन मैं छोटा काम किया था तब, पहले भी मुझे कोई पैसा नहीं है। मैं बोला, उनका कैमरा मैन उनका मेकअप मैन आया था, मैं बोला मुझे एडवांस पैसा चाहिए। तो वो डिमांड का मैं नहीं गया, पर्टिकुलर किसी का पीछे नहीं गया। आज तो मैं इसके लिए आज बिजनेसमैन बन गया। किसी का आज पर्टिकुलर किसी का मैं करते रहता तो आज मैं इतना ब्रांड नहीं होता था, इतना आउटलेट नहीं होता था। ऐसा मेरे 2 सवाल है कि सेलिब्रिटी के साथ आपने बहुत काम किया है। हाँ जी। सेलिब्रिटी का ऐसे होता है, स्पेशली फीमेल सेलिब्रिटी, कि उनके हेयर स्टाइल का एक ट्रेंड बन जाता है। हाँ जी। काफ़ी लोग वो ट्रेंड फॉलो करते हैं। तो जब भी आप किसी फीमेल सेलिब्रिटी के साथ उनका हेयर कट करने का काम करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? उनकी रिक्वायरमेंट आप पूरी करते हो, आप अपने दिमाग से सोचते हो, वो हेयर कट बनता कैसे है? नहीं, उसमें उनका रिक्वायरमेंट रहता है। उनको बाल हेयर लंबा रहता है और थोड़ा कलर में वेरिएशन रहता है। वो भी उनको जैसा उनका डायरेक्टर जो बोलते हैं वो वैसा रहता है, वो हिसाब से हम लोग करते हैं। किसी के साथ का एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकेंगे? देखिए, अभी विद्या बालन जी भी आते हैं। ऐसा किसी का नाम नहीं ले सकता, मतलब बहुत सारे लोग आते हैं। अपना जो मधुर सर का पिक्चर में भी 2-3 पिक्चर में भी हम लोग काम किया है। भूषण जी का पिक्चर में भी, आर्या का भी पिक्चर में काम किया। एक आमिर खान का पिक्चर भी आया था, उसमें भी हम लोगों का बीएड का स्टाइलिंग दिया था। ऐसा बहुत सारे बॉलीवुड फिल्म के साथ में एक किया। कुछ मधुर सर 2-3 पिक्चर में भी मुझे एक्टिंग करवाया है। अच्छा, आपने की है। दूसरी बात ऐसे कि कोविड के टाइम पे बहुत सारे इंडस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। उसमें ऑब्वियसली आपकी भी एक इंडस्ट्री है। तो कोविड के टाइम पे फिर आपने मैनेज कैसे किया? और उसके बाद जब अभी हम बैक टू नॉर्मल लाइफ आ रहे हैं तो आपने कुछ चेंजेस किए हैं, आपके सैलून्स को इम्प्रोवाइज़ किया है, कैसे आप आगे लेके जा रहे हो पूरी सिस्टम? देखिए, जब भी कोविड हुआ, पहले हम लोग जूम मीटिंग लिया सब एम्प्लॉय का साथ में। तो उनको पहले बोला, देखो कोई घबरने का कोई घबरना नहीं है। आप लोग को जो भी खर्चा पानी है वो आपको अकाउंट में आ जाएगा और किसी को काम से निकालेगा नहीं। उनको एकदम एनर्जेटिक एक किया। फिर अपने आप में मैं थोड़ा मायूसी हुआ, अरे अभी अपन इतना सैलून है, इतना सब रेंट सब देना है, अभी अपन छोटा सैलून खोलना चाहिए थोड़ा शॉर्ट में। मैं फिर मेरे को कोविड में ये आर्मी थीम शिवाज सल्यूट करके 3 आउटलेट खोला है, बांद्रा, विले पार्ले ईस्ट और खांदीवली में। इसमें मुझे भी आज बहुत बड़ा प्राउड हो रहा है। इसमें भी हम लोग
आर्मी विडोज़ के लिए भी कुछ हिस्सा देते हैं। और लोग जो आर्मी वाले लोग आते तो उनको भी वाह, मतलब कोई कोई फ़ोन करता है इसका बॉस कौन है, ये कोई आर्मी में थे क्या, मतलब ऐसा सब क्वेश्चन आता है। इवन कांदीवली में अब हम लोग इतना अच्छा बनाया है, बार जीप बुलेट पूरा बहुत अच्छा बनाया है। तो उधर वो एकदम एकदम म्यूज़ियम टाइप हुआ है, लोग उधर उसको देखने के लिए आते हैं। बच्चे लोग आते हैं तो मम्मी डैडी को लेकर आके देखो ये परमवीर चक्र वाले, ये इनको इतना मतलब साल में मिला, ये इतना साल में मिला, ऐसा बच्चों लोग को उनको इनक्रेज करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुझे भी खुद भी कल अपना विश्वास हुआ तो हम भी कुछ देश के लिए छोड़ के गया करके अपने को भी कुछ अच्छा लगा। लेकिन यही थीम क्यों, आर्मी की थीम क्यों? ऐसे मैं हाँ उसमें मैं 3 साल पहले 26 जनवरी को परेड में गया था दिल्ली में। मुझे अभी एमपी राहुल शिवाले सर ने लेके गए थे, हमारा फैमिली गया था। तो भी मेरा फैमिली लेके गए, फिर वीआईपी में बिठा के सब पूरा वो देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसा मैं पहले टाइम ऐसा सब देख रहा हूँ। और वहाँ का जो एनवायरनमेंट जो बहुत एकदम बच्चों लोग भी बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। ये दिमाग में आया मेरे को, हम लोग भी कुछ देश के लिए करना चाहिए करके, वो रीज़न था मेरा। अच्छा, राजीव सर ने अभी बात करते हुए मतलब पूछा था कि आपके सक्सेस के पीछे का राज क्या है, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे यहाँ पे सैलून चलाते हैं, वो मेहनत भी करते हैं आपके जैसे सुबह से लेकर रात तक। तो आपकी खासियत क्या है, मतलब क्या स्पेशलिटी है आपकी कि सारे लोग आपके पास चले आते हैं, आप इस तरह के टैटू बनाते हैं अलग अलग, तो वो टैटू की डिमांड उनकी रहती है या आप उनको सजेस्ट करते हैं? नहीं, कोई को उनका भी रहता है, कोई का अपना दिमाग से। आज भी देखिए, आज भी मैं आने टाइम में आज मेरा मोबाइल पर फोटो है अपना अरविंद बोड़ार करके मैंगलोर का, उन्होंने आए थे तो उनको भी एक स्टाइल दिया, भले कम बाल है फिर भी उनको भी एक डिफरेंट स्टाइल दिया। मैं आपको दिखाता हूँ बाद में। मतलब वो ये अपना क्रिएटिविटी है, अपने आप को दिमाग में आता है। ये इनको ये जचेगा, इनको ये जचेगा। अगर कम बाल है तो क्यों मायूसी क्यों है, उनमें कुछ अलग झलक दिखा के कुछ अलग डिफरेंट उनको लुक दो ऐसा है। शिवा, आपके माँ ने बहुत हार्डशिप्स देखे, लेकिन जो भी है पूरा माँ का आशीर्वाद है। लेकिन आपका सक्सेस उनको देखने को मिला। यस, उनका फिर तब उनकी रिएक्शन क्या थी? बहुत से बहुत कठिन दिन देखे उन्होंने, और बहुत अच्छे से अच्छा दिन देखे। गिरगांव चौपाटी का शॉप भी उनका हाथ से ओपन किया, 3 सैलून मैं उनका हाथों से ओपन करवाया। ऐसा बहुत अच्छा इंजॉय किए हैं लाइफ में। कठिन परिश्रम से बहुत अच्छा ये मिला है मुझे वो अगर मैं बचपन में वो मेरा आंखों के सामने मैं नहीं देखता तो आज मैं ये हद तक नहीं रहता था। और क्योंकि हर कोई बच्चों को का मतलब तकलीफ झेल के वो बड़ा होने के बाद में वो याद रखना चाहिए, हाँ मैं ऐसे सब था, वो कभी भूलना नहीं चाहिए। आज मतलब वही मेरा शिक्षक है। मम्मी हमेशा बोलता था, मतलब बहुत भले कम पढ़ा लिखे हैं, मैं आज अपना पूरा बच्चों लोग को बोलता हूँ, देखो इंसान हर कोई पढ़ा लिखा नहीं जाता है, हर कोई पैसा वाला नहीं रहता है, लेकिन तुम्हारा हाथ में तुम कला है, तुम करके दिखाओ। अगर 100 रुपये कमाते 70 रुपये बचाने की कोशिश करो। मतलब मैं वैसे भी उनको इनक्रेजमेंट करता हूँ, ये मत करो। मतलब आजकल मेहनत कम, वो मोबाइल साथ में, मतलब टाइम पास। हमने कभी घड़ी देख के काम नहीं किया है। हमने काम को वो प्यार है, वो अपना पार्टनर है इसमें। मम्मी भी मैं भी घर पे कभी 1 बजे 1:30 बजे 2:30 बजे भी काम करके गया है। रात को 2:30 बजे भी किसी का बाहर गाँव से आता है, शो मेरा इतना बजे का फ्लाइट है, मैं इतना बजे आऊँगा, मेरा दूसरे दिन एंगेजमेंट है, प्लीज़ रहना। हम लोग वेट करते हैं क्योंकि काम है। आज भी मतलब कोई भी आएगा, मतलब 11 बजे आऊँगा, 12 बजे आऊँगा, वेलकम सर। यही अपने को आगे बढ़ाता है। हाँ, इसमें माँ जब भी बताया, मैं 1 बजे 2 बजे भी खोलता था। फिर मेरा 94 में मेरा शादी हुआ हरिनाक्षी एस भंडारी। इन्होंने बॉम्बे में 200 रुपये का पगार में काम करते थे। हमारे कास्ट का 200 रुपीज़ इधर अंधेरी में मरोल में रहता था। मुझे कोई बताया, मुझे बचपन से ऐसा ये था अपन दहेज नहीं लेने का।
मेरा मौसी का लड़का था कृष्णा भंडारी करके, उनको बोलता था देखो ये बड़े 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 देखो लड़के आते से बॉम्बे से, मतलब शादी करके लेके जाते हैं, इतना दहेज कितना माँ बाप को कितना तकलीफ है, तुम भी मत लेना दहेज, मैं भी नहीं लेता हूँ। वैसे ही मैं आगे भी वो भी ऐसे ही किया, उनका भी घर तक भी नहीं देखा गांव में, लेकिन मैं वो लोग को टाइम बहुत कम देता था। इवन मेरा माँ को हो, मेरा मिसेस को हो, अभी मेरा मिसेस मतलब वो उनको कैंसर था, 14 ईयर्स थे, उसमें बच्चे नहीं थे, वो 14 ईयर्स के बाद में गुजर गए। उनको 4 बार ऑपरेशन किया डॉक्टर सुल्तान प्रदान करके, वो बहुत बड़ा कैंसर, वो बोले थे डॉक्टर ये तीसरा ऑपरेशन के बाद में लेके मत आओ, फिर भी और एक बार भी लेके गया लेकिन बचा नहीं सका। ऐसा अभी अनुश्री एस भंडारी करके वो भी लड़की 18 साल से घर पे काम करता था, 1800 रुपये में। मुझे बोलने वाला वो है ये बोला, लेकिन मैं हमारा दिमाग खराब करके नहीं लेता हूँ। मेरा जो दिल का जो भीतर अंतरात्मा से जो आता है वही हमने किया है। ये सब देखिए, ये सब आज अपने को ये मम्मी का ब्लेसिंग, दोनों मिसेस का ब्लेसिंग, ये सब लेडीज़ का ब्लेसिंग बोलता हूँ मैं, यही सब अपने को आगे बढ़ाया है। आपने इतने सारे लोगों के साथ काम किया है, अभी भी कोई ऐसी बड़ी पर्सनैलिटी है जिनके साथ आपको काम करना है और क्यों? देखिए विडाल सासून जो है वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर है। इधर मैं 1988 में मैं काम सीखा, फिर 2005 में टोनियन गाय में मैं एडवांस कोर्स सीखने गया। इवन मेरा मिसेस हरिणाक्षी भंडारी को भी मैं 2005 में विडाल सासून में काम सिखाया। लेकिन अपने को तो मालूम पड़ता है दूसरा क्या कर रहा है, लेकिन विडाल सासून जैसा इंस्टीट्यूट किधर भी नहीं। बहुत एकदम हाई काम का क्वालिटी, काम ऐसा चाहिए। तो विडाल सासून द बेस्ट इन्स्टिट्यूट फॉर माय सेल्फ। जेव्हा तुम्ही मुंबईमध्ये आला होता तेव्हा अगदी तुमच्या भाषेपासून तुम्हाला खूप सारे प्रॉब्लेम होते, म्हणजे कम्युनिकेट कसं करायचं इथून सुरुवात होती। त्यावेळी जे स्ट्रगल तुम्ही करत होता तेव्हा असं कधी वाटलं होतं कुठल्या तरी एका टप्प्यावरती की आपला ब्रँड बनू शकतो, मी माझ्या नावाचा ब्रँड निर्माण करेन, अशी कधी इच्छा मनात आली होती? नाही, अजिबात नाही। मी गावात एलिमेंटलमध्ये काम करत होता ना, तेव्हा मी विचार करायचा मला माझंच खुदची दुकान पाहिजे। दुकान कसं ते नारळचं झाड असतं ना, त्याचे पान आहे ना, ते बांधून त्याच्या वरती टाकून मी खाली काम करणार, तसे विचार करत होता। आणि मुंबईमध्ये पण येऊन मला म्हणजे डेअरिंग पार आहे, कुठे तर घाबरणार नाही, होणारच ओनली पॉजिटिव। फोटोज में हम देख रहे हैं कि काफ़ी अलग अलग स्टाइल आपने, जैसे कि ये है कहीं पे स्टेडियम बनाया है क्रिकेट का, कहीं पे और कुछ है। हाँ जी। तो ये सब क्या है, ये कैसे करते हो आप? ये ऐसे 98 में मैं कौन बनेगा करोड़पति देखता था, तो बच्चन साहब का ये और स्टार प्लस, तो मैं स्टार प्लस पहले बनाया। तो मुलुंड का एक गिरीश टक्कर जी, उन्होंने समीर सर को फ़ोन किए स्टार न्यूज़ का, उन्होंने उधर बुलाया, उनको अच्छा लगा। बालों पे बनाया था? बालों पे स्टार प्लस बनाया था, वो फोटो रहेगा। और फिर अमिताभ बच्चन का ये बनाया। अच्छा, स्टार प्लस बनाया तो मेरे को उधर वो यूनाइट किए थे आप, कौन बोले, उसमें दिखाया भी था, एपिसोड में दिखाया भी था स्टार प्लस करके। फिर बच्चन साहब का भी पेस बनाया, उसमें भी उनको उन्होंने बुलाया, उन्होंने भी मतलब पहले भी मिला था। मैं हरिवंश बच्चन जी के भी मैं बाल दाढ़ी बनाता था। अच्छा। वो जब भी पेपर में आया था, जो उनका जो ये बनाया फोटो शायद आपके पास रहेगा, वो ऐसा आप पहले आए थे, आप केबीसी के सेट में आए थे, आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। मेरा तो उनका वो सब कभी किसी के सामने नज़र नहीं झुकता, लेकिन उनका सामने उस दिन नज़र झुक गया है। मतलब इतना बड़ा आदमी भी अपना इतना प्रशंसा करते हैं काम का करके मैं शर्मा गया ऐसा। उसके बाद भी तो बहुत बार मिला हूँ उनको, पेडिक्योर मैनिक्योर के लिए भी अपना इधर से जाते हैं ऐसा। नहीं, अगर आपकी पूरी अभी तक की ज़िंदगी और स्ट्रगल देखें तो एक है जो आपके मंगलोर में आप जब गांव में थे तब, फिर वहाँ से आप मुंबई आए, फिर मुंबई से आप गल्फ़ में गए, वापस आए तो पूरा चेंज होके आ गए। तो हर इस जगह की मतलब आपके मन में सबसे जो घटना ऐसी कि जो बहुत ही आपके दिल के करीब है,
ऐसी आप क्या बताएंगे? मतलब जब आप मैंगलोर में थे तो सबसे पहले आपके दिमाग में कौन सी घटना, कौन सा प्रसंग आता है? मेरा बैंड था, छोटा बैंड। जब भी कोई तो कुछ 10 रुपये दिए थे, वो जब भी सज गए, वो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, वो जरा रवा रवा का ये रहता है ना, वो मैं ऐसा ऐसा पकड़ के, मतलब बचपन है, मैं भी बहुत छोटा था, वो 7 साल था, ऐसा 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 रख के जाता था बैंड को खिलाने के लिए करके। वो कौवा आके उसको ये करके पूरा छिद्र हो गया, तो अपन वो उठा नहीं सकता है। वो एक मतलब वो मेरा दिल में रह गया, मेरा बैंड भी वैसा देखा जाएगा तो वो गरीबी से गुजरा है। उनको भी कोई मतलब माँ सिलाई का काम करने के लिए जाता था, मतलब उधर मामा को उधर रहता, तो सब वैसा वो सब घटना याद आता है, लेकिन वो रहा नहीं वैसा। जब आप मुंबई में आए तो सबसे बड़ा स्ट्रगल आपके लिए क्या था जिसको आपने पार कर दिया? सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? कौन सा ऐसी घटना थी, कौन सा ऐसा प्रसंग था कि जो आपकी परीक्षा लेने वाला था और आप उससे निकल के बाहर आ गए? जब भी मैं अजंता हेयर कटिंग सैलून में था तो मैं अंदर सोता था। उधर शार हेयर कटिंग सैलून में आया तो उधर सेट अंदर सोने को नहीं देते थे, मतलब पंखा का बिल कौन भरेगा, मेरे को अरे इतना बिल आता रहेगा, तो अपना अंदर एक डर था। अपन फिर उधर BPS स्कूल था वरांडा में, उधर एक मंदिर का वरांडा में, ऐसा सब बाहर सब रह के ये करता था। वो एक वैसे तो उधर बहुत स्ट्रगल किया है। वो जो हिंदू मुस्लिम का वार का भी टाइम में वो अपने एक पोस्ट का लेटर, वो एक दरवाजे में भी एक ये रहता था ना, उसमें हम लोग देखता था कोई ऐसा इधर तक लुंगी बांध के सब भाग के पूरा, वो तभी वो आंखों के सामने सब देखा है, वो मर गया, ये मर गया, उसको ये मारा, ऐसा सब सुना, ये क्या था, वो सब बहुत स्ट्रगल पीरियड था ऐसा। वो एरिया अच्छा नहीं था तभी बहुत, ये 1979, 80, 81 की बात कर रहा हूँ मैं ऐसा। उसके बाद कतार में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हो गई? मतलब कोई ऐसा प्रसंग है कि जो बहुत ही इंटरेस्टिंग अब लगता है, उस वक्त हो सकता है कि उससे आपको शायद तकलीफ सहनी पड़ी हो? वहाँ का जो फुटबॉल प्लेयर जो है ना, वो लोग जो ये आतिफ रिस्क बोलते थे, मतलब हाई मुफ्त मल हल्ला हाल माई इंजीनियर आदि, यानी ये बाल काटने वाला नहीं है, ये इसका इंजीनियर है, जाओ कराओ, कितना दिया, 10 नहीं 20 दो उसको, 20 दो। और उधर जब भी फुटबॉल टीम का टाइम में हम लोग को उनको 1.5 महीना छोड़ते नहीं थे होटल में, सारिटान होटल, रमाडा होटल में सब रखते थे। तभी वो लोग मेरे को उधर बुलाते थे, कोई गाड़ी उतर के भी दिया हुआ है ऐसा। वो मैं नहीं आ रहा हूँ करके बोला तो वया कह रहा, फिर ये करके वो लोग मेरे को बोला मैं वीज़ा भेजता हूँ, तुम आ जाओ, मतलब इतना प्यार था उनमें ऐसा। वो सब और डिफरेंट ऑफ, मैं बताया आपको हेयर स्टाइल का जो है ब्राज़ीलियन लड़के लोग को जो वेव्स है, वो सब बहुत अच्छा लगा। वही तो आपने आपको वो भाषा पूरी हाँ जी, अरबी बोलता हूँ मैं। एक्चुअली अभी 11 लैंग्वेज बोलता हूँ। अच्छा। हाँ, तमिल, मलयालम से भी आप पूछे, वो आपको कुछ भाषा का कुछ ये नहीं हुआ। मैं बचपन से वो एलमडल में था तो उधर तमिल, मलयालम, तुलु, कन्नड़ा, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, मतलब जो भी है, हाँ, हर अपना तुमचे खूप जुन्यांपासून सगळे फोटो बघतोय, तुम्ही अनेकांसाठी अनेक स्टाईल्स केल्यात, पण स्वतःच्या स्टाईलमध्ये कधी चेंज नाही केला, कधी प्रयोग करावं वाटलं नाही स्वतःच्या हेअरस्टाईलमध्ये, किंवा दाढी किंवा असं काही करावं असं वाटलं नाही? लॉकडाऊनमध्ये दाढी वाढवलं होतं 1.5 महिना, नंतर हे केलं. असंच छान आहे. कोण तर अगोदर बोलायचं दाढ़ी बढ़ता तर दाढ़ी बढ़ेगा तो बोलने का क्या हुआ, तुम्हारा बीबी प्रेग्नेंट है क्या? क्या हुआ, तुम तकलीफ है क्या? मतलब जब भी मैं काम सीखने टाइम में वो बड़ा दाढ़ी, 3 महीने का दाढ़ी, 4 महीने का दाढ़ी, जब भी पैसे नहीं थे वो इस सब से बढ़ाते थे। वो अपन गोदरेज सोप में लगा के पूरा एक टाइम में पूरा गंदा बाहर निकलता था। अभी सब फैशन है करके सब लोग दाढ़ी बढ़ा रहे हैं ऐसा। लेकिन आपका हेयर स्टाइलिस्ट कौन है? मेरा हेयर स्टाइलिस्ट जो अपना ही सलोन में कराता है, लेकिन कोई particular? मिस्टर राघव भंडारी अच्छा, ऐसा। अच्छा, बहुत लोगों को ये नॉलेज ही नहीं होता है कि हेयर प्रोडक्ट्स चुने कैसे, अपने बालों के लिए क्या करें। इसमें बहुत सारी गलतियां हो जाती है और उसके परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। तो अगर हमारे ऑडियंस जानना चाहेगी कि हेयर प्रोडक्ट सिलेक्ट कैसे करने हैं, अपने बालों को सूट क्या कर रहा है, पता कैसे चले? अच्छा, वो आप प्रोडक्ट मुद्दा निकाले तो मेरा भी खुद का प्रोडक्ट निकला है।
शिवाज शैम्पू, कंडीशनर, फेशियल का, हेयर सीरम, अपना स्किन का टॉनिक सब निकाला है। बहुत अच्छा क्वालिटी का शैम्पू है। इसका इंग्रेडिएंट 3 इंग्रेडिएंट बाहर का है। शिवाज नेचुरली करके ये किया है ऐसा। और ये जो आप बोल रहे हैं, ये जो प्रोडक्ट का नॉलेज के लिए बार बार हम लोग को उसका ट्रेनिंग के लिए जाना चाहिए, सीखना चाहिए क्या क्या किस में क्या लगता है करके। ना एजुकेशन लेना चाहिए। ना समझो, अगर ऐसा है कि हमारे सचिन को ऐसा लगा कि उसको कौन सा शैम्पू उसको सूट करता है, कौन सा फेशियल, तो ये कैसे उसके लिए मतलब क्या तो लेमैन को पता नहीं होता ना कि वो जो पार्लर वाले बताते हैं हम उसी हिसाब से चलते हैं, तो ये समझ में कैसे आएगा कि क्या कैसे सिलेक्ट करना पहले चाहिए? बात जो तो है हेयर फॉलिंग के लिए सोचना चाहिए। पूरा डंड्रप का वजह से हेयर फॉल होता है, डंड्रप को आने को नहीं देना चाहिए। वो भी एकदम उदय जैसा है, डंड्रप जो है उदय जैसा है, वो अपना बाल को ख़राब करता है। पूरा अच्छे से कॉमिंग करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, अच्छे से स्काल्प पूरा क्लीन रखना चाहिए, तो हेयर फॉल नहीं होगा। फिर आपको नेचुरल अपना आंवला जूस है, ये बाल के लिए संजीवनी है। ये तुरंत सुबह 4-5 आंवला लेके बना के ग्राइंड करके मिक्सर में छान के पीना चाहिए, वो सबसे बेस्ट संजीवनी है बाल के लिए ऐसा। फिर स्प्राउट्स सब, आवळ्याचा ज्यूस, स्प्राउट्स सब खाना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए जो घर का खाना चाहिए। आज भी सुबह भाई 9 बजे निकला हूँ, डब्बा अच्छा गाड़ी पे घर का ही खाना है। सुबह पहले 7 बजे निकलता हूँ, 6 बजे निकलता हूँ, तो फिर डब्बा बन के रेडी रहता है, घर का ही खाना खा चाहिए। सफ़ेद बाल के लिए क्या करना चाहिए? बाल सफ़ेद ना हो, ये हमारे समीर के है पूरे। अच्छा, ये देखिए शीर्षासन जो है सबसे बेस्ट है। इवन मेरा भी इस साइड में सब ग्रे हेयर है, मुझ पे ऊपर पूरा नेचुरल बाल है। शीर्षासन सबसे बेस्ट है। और खाने पीने का चीज़ भी अपने को बहुत, जो अपने को हेल्दी जो नेचुरल प्रोडक्ट रहता है ना, वही खाना चाहिए। इसको वजह से मतलब सफ़ेद बाल भी रुक जाएगा ऐसा। अच्छा, आपके अभी सलॉन के चेन्स हो गए, बहुत सारे लोगों को आपने एम्प्लॉयमेंट दे दी है, त्याच्यानंतर तुमचे स्वतःचे प्रोडक्ट्स आता येत आहेत, तो अभी और आगे क्या करना है? देखिए मैडम, इसमें मैं अभी मैंगलोर में भी एक एकेडमी डालने का सोच रहा हूँ, क्योंकि गांव का लोग, अपना लोग भी इसमें जुड़ना चाहिए, करना चाहिए। इसमें सब पहले जो फेल हुआ, 5th स्टैंडर्ड फेल हुआ, 10th फेल हुआ, मतलब जो भी फेल हुआ तो ये फील्ड में डालते थे। आज की तारीख में मैं तो बोलता हूँ एजुकेशन होने के बाद में 12th 14th का बाद में ये फील्ड में आना चाहिए। ये फील्ड इतना अच्छा है, इंडिया में इसका इतना अच्छा मार्केट है, इसको पकड़ना चाहिए। जो फॉरेनर लोग सब आके, चाहे लॉरेल हो, वेला हो, कोलेस्ट्रॉल हो, क्यों नहीं यहाँ पे बना नहीं सकता है। हम लोग उसमें इतना घुस के, उसमें इतना इन्वेस्टमेंट करके अपन उसमें से पैसा निकालना चाहिए। यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी है, फॉरेन से भी ज़्यादा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। वो लोग बना के यहाँ बेचते हैं, यहाँ पे बना के हम लोग वहाँ भेजना चाहिए। और इनके बहुत सारे जो ब्रांड्स है, जब बड़े बड़े सलून है, वो अभी इंडिया में आ गए हैं, तो उससे यहाँ के जो लोकल कारागिर है तो उनके बिज़नेस पे कितना असर होगा? या आप जैसे सलून है, जावेद हबीब है, इनके बिज़नेस पे क्या क्या असर हो सकता है इसका? नहीं सर, ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो सही ढंग से काम करे, सही ढंग से वो उसको अंदर अच्छे से हाइजीनिक करके अच्छे से वो काम करके लेगा, तो उनको कभी कमी नहीं होगा। क्योंकि ये जो खुद कारीगर लोग हैं, वो लोग सक्सेस होने के लिए उनका हार्ड वर्क और जो मनी सेवर, ये दोनों होना चाहिए। बड़े लोगों का इसमें उनको उतना ही खर्चा भी है, और उधर कोई टिकता भी नहीं है। जो खुद कारीगर है, वो खुद कारीगर है ऐसा। उनको उसमें वो 100% 1000% दे के हार्ड वर्क करके वो सक्सेस होना चाहिए। खरं तर प्रत्येक व्यक्ती सुंदरच असते जन्मजात, म्हणजे जसा उल्लेख झाला की एक नॅचरल ब्युटी, तर ती नॅचरल ब्युटी प्रत्येकाकडे असते, त्याला अधिक खुलवण्याचं किंवा सुंदर बनवण्याचं काम तुम्ही करता। तर तुमच्या कामातली ही सुंदरता अशी टिकून राहू दे, तुमची सगळी स्वप्न पूर्ण होऊ दे, आमच्या शुभेच्छा आहेत
आज कट्ट्यावरती आलात त्याबद्दल मनापासून आभार. थँक्यू. आणि यानंतर माझा कट्ट्यावरती आता वेळ झालेली आहे इथेच थांबण्याची. ताज्या बातम्यांसाठी पाहत रहा ABP माझा.